नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। और शुरुआत दर्दनाक खबर से। बिहार में शुक्रवार को अलग अलग हादसे में 10 लोगों की जान चली गई। हादसे 5 अलग अलग जगहों पर हुए। हम 5 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कहां कहां हादसे हुए हैं। पहली तस्वीर शेखपुरा की है, जहां भीखनपुर में ट्रक की चपेट में आकर 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं दूसरी तस्वीर दानापुर की है, जहां नौबतपुर में बोलेरो और बाइक की टक्कर में 2 लोगों की जान चली गई। तीसरी तस्वीर आरा की है, जहां सहार अरवल पुल के पास स्कॉर्पियो ने 4 लोगों को कुचल दिया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। चौथी तस्वीर जहानाबाद जिले की है, जहां काको थाना क्षेत्र के काजी सराय गांव में स्कॉर्पियो ने ऑटो को चपेट में ले लिया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 5वीं तस्वीर नरकटियागंज के शिकारपुर की है। बोलेरो ने साइकिल सवार को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। राजधानी पटना में अभी से ही पेयजल समस्या की शुरुआत हो चुकी है। पटना में भूगर्भ जलस्तर नीचे खिसकने लगा है और पिछले साल की तुलना में 10 फीट नीचे खिसक गया है। पटना नगर निगम क्षेत्र के अंदर आने वाले पाटलिपुत्र, मीठापुर, दरियापुर गोला, कदम कुआं सहित कई इलाकों में समस्या बढ़ती ही जा रही है। 2020 में राजधानी का जलस्तर 55 फीट था, लेकिन 2021 में यह 60 से 65 फीट पर चला गया। आने वाले दिनों में स्थिति और भी विकराल होगी। संवाददाता शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट देखिए। गर्मी शुरू होते ही पटना में जलस्तर के नीचे जाने की शुरुआत भी हो चुकी है। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, जो सरकार के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार से लगभग 10 फीट जलस्तर नीचे जा चुका है। ऐसी परिस्थिति में मुश्किल वहां होता है जो कम गहराई के बोरिंग होते हैं, जैसे ये चापाकल है, इससे पानी नहीं आता है क्योंकि जलस्तर नीचे जा चुका है। हम इसे चलाएंगे भी और देखिए पानी यहाँ नहीं आ रहा है, इसलिए कि जलस्तर जो है वो नीचे जा चुका है। और इसका जो बोरिंग यहाँ पर जो किया हुआ है वो बोरिंग उतना गहरा नहीं है, जिससे कि गर्मियों के दिनों में भी जलस्तर नीचे जाने पे परेशानी ना हो। हालांकि जो मोटर पंप है उसमें पानी आता है, क्योंकि वो गहरे बोरिंग होते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन खास तौर पर जो कम गहरे जो चापाकल होते हैं, जैसे ही जलस्तर नीचे जाता है वहां परेशानी दिखनी शुरू होती है। पटना में ऐसे कई चापाकल हैं, या फिर उन जगहों पर, उन मोहल्लों में जहां पर बोरिंग काफी नीचे गहरी बोरिंग नहीं होती है, वहां परेशानी होती है। जैसे ये यहाँ पर जो जल नल योजना के अंतर्गत जो बोरिंग किया गया है, लगभग 300 फीट से भी ज्यादा गहरा है, तो लिहाजा यहाँ पानी आ रहा है। लेकिन जो गहरा बोरिंग नहीं होता है वहां परेशानी होती है लोगों को, और स्थिति यह होती है कि उनके नलों में पानी नहीं आता है। और ये मुश्किल पटना के कई मोहल्लों में फिलहाल अभी से शुरू हो चुकी है। हालांकि सरकार का दावा है कि लगातार टैंकरों के जरिए या फिर जो पाइपलाइन है उसके जरिए लोगों तक पानी पहुंचाई जाएगी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। पटना में बने 4 लेन अटल पथ के फेज 2 का काम ठप पड़ गया है। आर ब्लॉक से दीघा सेतु और लोकनायक गंगा पथ को जोड़ने वाले इस पथ के फेज 2 का काम मई में ही पूरा होना था, लेकिन मामला जमीन के बीच फंस गया है। फेज 2 के लिए जो जमीन अधिग्रहित की गई है, उस जमीन पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने अपना अपना दावा ठोक दिया है। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने भी समस्या को स्वीकार किया है। उनका कहना है कि केंद्र और राज्य के बीच के इस मामले को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। ये जमीन का मामला है, जब तक जमीन का मामला का शॉर्ट आउट नहीं हो जाए, देखिए लैंड एक्विजिशन या लैंड का एक एग्जैक्ट पता करना, ये दोनों चीजें हैं कि जब तक टेक्निकल चीजें क्लियर नहीं हो जाती हैं तो कोई टाइम फ्रेम देना उचित नहीं रहता। लेकिन हम लोग को यथाशीघ्र शुरू करना है, क्योंकि जेपी सेतु का जो अलाइनमेंट हम लोग जोड़ रहे हैं गंगा एक्सप्रेस से, तो वो कंप्लीट होना है। तो जो हम लोग का यहाँ तक का जोड़ने का था, सिन्हा इंस्टीट्यूट तक का जो रोड से उसको जोड़ने का, तो हम लोग चाहते हैं कि उससे पहले इसको भी हम लोग कंप्लीट कर दें। बिहार सरकार ने बहुत ही तामझाम से आर ब्लॉक से दीघा के जेपी सेतु को जोड़ने वाले अटल पथ का काम शुरू किया था। अटल पथ पर आवागमन भी चालू हो गया है, लेकिन फेज 2 का इसका काम पूरी तरीके से ठप पड़ गया है। यह तस्वीर देखिए, यही अटल पथ है और पिछले कई दिनों से इसका काम जो है वो ठप पड़ा हुआ है। फेज 2 का, इसको जेपी सेतु से जोड़ा जाना था, लेकिन फेज 2 के लिए जो जमीन अधिग्रहित की गई है उसको लेकर बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने अपने मलिकाना हक का दावा ठोक दिया है। और केंद्रीय एजेंसी जो एफसीआई है, ये तस्वीरों में आप देखिए, ये एफसीआई है, ये एफसीआई का कैंपस है और इसमें अभी फिलहाल एफसीआई का कार्यालय चल रहा है। एफसीआई का कहना है कि 2.73 एकड़ जमीन के लिए सरकार से प्रति डिसमिल
11 लाख के हिसाब से 31 करोड़ रुपए भुगतान पर सहमति बनी थी। एफसीआई से जब जमीन के मूल कागजात मांगे गए तो वह राज्य सरकार को नहीं दे पाई। इसके बाद पटना जिला प्रशासन से जमीन का ब्यौरा मांगा गया तो एफसीआई ने बताया कि यह जमीन राज्य की है, ऐसे में जमीन के लिए एफसीआई को पैसे देने की जरूरत नहीं है। अब इसे लेकर एफसीआई ने सरकार को बताया कि दशकों से यह जमीन उसके पास है, उसका दखल कब्जा है, ऐसे में जमीन की तय लागत राज्य सरकार को देनी होगी। विवाद बढ़ता देख अटल पथ पर बनने वाली पथ निर्माण विभाग की एजेंसी BSAT-RDC ने कानूनी राय लेने के लिए विधि विभाग को मामला सौंप दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ठीक सामने जेपी सेतु है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं जेपी सेतु यहां से नजर आ रहा है और ये जो फेज 2 का काम है जेपी सेतु में लगभग 1.3 किलोमीटर और 43 करोड़ की लागत आएगी। ये फेज 2 का काम है और इसके बाद ही उत्तर बिहार के लोगों को इस 4 लेन हाईवे का पूरा फायदा मिल पाएगा। लेकिन अभी आर ब्लॉक से दीघा तक तो गाड़ियां आ रही हैं, फराटे भर रही हैं, लेकिन दीघा सेतु पर जाने के लिए सब्जी हाट से फिर उन्हें जाना पड़ता है। इसके कारण अभी कुल मिलाकर जो काम है वो ठप होने से सीधे तौर पर इसका फायदा नहीं मिलेगा। तो ये तस्वीर दिखाने का मकसद यही है कि अटल पथ पर काम जो लंबित पड़ा हुआ है उसको लेकर गंभीरता बरतने की जरूरत है। इस बारे में पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन का दावा है कि राज्य सरकार इस मामले को सुलझाने के लिए अपने स्तर पर गंभीर है और लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। अब देखना होगा मंत्री जी का यह दावा कब तक पूरा होता है ताकि उत्तर बिहार के लोगों को अटल पथ का फायदा मिल सके। अगर अटल पथ से उत्तर जेपी सेतु को जोड़ दिया जाता है तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में इसका बेहद फायदा महसूस होगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। खबर बांका से। यहां के कटोरिया प्रखंड के घुरमारा पंचायत के करीब 6 से ज्यादा गांव के लोग परेशान हैं। दरअसल पिछले दिनों हुई बारिश के चलते कड़वा मारणी पहाड़ी नदी में पानी का जलस्तर बढ़ गया। पानी के बढ़ने से गांव का शहर से कनेक्शन कट गया, जिससे लोग शहर की ओर जाने से कतराते हैं और जिन्हें इमरजेंसी में जाना होता है वो जान जोखिम में डालकर नदी के पानी को पार करते हैं। लोगों का कहना है कि जनप्रतिनिधि भी इस समस्या को जानते हैं, लेकिन आज तक समाधान नहीं निकला। किसान सब बहुत खुश हैं, लेकिन ये बारिश की वजह में नदी में जो ये कड़वा मारने में बाढ़ आ गया, इसके वजह से परेशान हैं हम लोग। अब डेली हम लोगों को दिक्कत होगा। अभी फिलहाल हर घर में 2-3 आदमी बीमार है, सर्दी बुखार खांसी है, दवा लाना है, किसी को हॉस्पिटल जाने काफ़ी परेशान हैं और ये परेशानी सालों भर झेलना पड़ता है। और हम लोग 10 साल से आशा लगा के रह रहे हैं कि जो अब पुल बन जाएगा, पुल बन जाएगा। जितना नेता लीडर आता है सब कोई बोलता है कि इस बार बन जाएगा, हमको वोट दीजिए, इस बार बन जाएगा। हम लोग वोट देते आ रहे हैं और अभी तक मतलब इस बार जो है सो पहला बारिश हुआ, इसमें हम लोग किसान आदमी है तो बड़ी खुश हैं। लेकिन क्या है कि दिक्कत, हम लोग नदी के इस पार है वो इधरे रह जाते हैं, जो मार्केट गया है तो उधरे रह जाता है। गोपालगंज में सारण बांध के मरम्मतीकरण में गड़बड़ी हो रही है। यह आरोप आरजेडी से बैकुंठपुर विधायक प्रेम शंकर राय ने लगाया है। बैकुंठपुर के मटियारी गांव के पास जल संसाधन विभाग की ओर से बनाया गया बेड बार ध्वस्त हो गया। हालांकि जल संसाधन विभाग का कहना है कि काम पूरी मजबूती के साथ किया जा रहा है। मानसून आने में भी भले ही कुछ दिन का देरी हो, लेकिन मानसून से पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एरियल सर्वे किया था और एरियल सर्वे करने के बाद गोपालगंज में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि 15 मई तक जो तटबंधों की मजबूती का काम है, मरम्मती का काम है, वो पूरा कर लेना है। और देखिए अभी हम गोपालगंज में बैकुंठपुर के मटियारी के पास हैं और यहाँ पर जो बेड वार का निर्माण किया गया है गंडक नदी पर, तो उस बेड वार में जो है वो डैमेज हो गया और उसका कुछ पार्ट डैमेज होने के बाद जो यहाँ पर जो निर्माण कार्य है उसमें जो है गुणवत्तापूर्ण जो काम हुआ है उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी यहाँ पर जो स्थानीय विधायक हैं प्रेम शंकर राय, वो यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर वो जो विभाग के जो एसडीओ हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और एसडीओ साहब, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो गुणवत्तापूर्ण काम हुआ उसको लेकर कब जाना है। सर क्या नाम है आपका? सचिन कुमार। आप यहाँ पर एसडी हैं? आप जो हाँ एसडीओ। तो सर अभी जो यहाँ पर काम हुआ था मटियारी में जो बेड बार डैमेज हो गया, इस बारे में क्या कहना है आपको? ये बेड बार डैमेज हुआ था क्योंकि नीचे जो फाउंडेशन हम लोग को ट्रेंच खोद कर काम करना था। आम पब्लिक का इस पर रेस्ट्रिक्शन था कि नहीं, पहले का जो हमारा इधर देख लिया जाएगा, इधर बोल्डर का काम है जो काफी स्टेबल है और उस स्टेबल काम को आप लोग खोद करके काम कीजिएगा, इससे हमारा बांध असुरक्षित हो जाएगा और हो सकता है कि कल को कटाव करे तो हमारा बांध कट जाए। तो इसलिए लोगों का था कि इस पर आप कटिंग नहीं करें, जो बोल्डर हमारा स्टेबल है उसी पर हम लोग आके काम करें। हाँ, ये लोग गुणवत्ता पे हम शिकायत किया कि कहीं ना कहीं गुणवत्ता की, आप यहाँ की जनता से भी पूछिए, गुणवत्ता की कमी थी, उस पर हमको शिकायत मिली। हम JSDO को भी बोले, एग्जीक्यूटिव तक बोले हैं कि उस गुणवत्ता में हमको कहीं कोई मर्सी हम नहीं करें।
पूरी मानवता कोरोना से कराह रही है, लेकिन सांसों के सौदागर एक एक सांस की कीमत वसूलने के लिए तैयार हैं। कटिहार के सौदागरों के चेहरे जब बेनकाब हुए तो कई लोग दंग रह गए। कटिहार में 5 दिन पहले लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस से 225 खाली ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त हुए थे। इस मामले में 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें 2 आरोपियों ने एक दूसरे पर आरोप लगाकर मामले में नया मोड़ ला दिया है। तारीख 9 मई 2021, स्थान कटिहार जंक्शन, मामला 225 ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त। मामला सांसों की सौदागर से जुड़ा हुआ है, लिहाजा पुलिस एक्शन में आ गई। सांसों के 5 सौदागरों पर मामला दर्ज किया गया। इनमें 2 खुद को शहर के व्यवसायी होने का दम भरते हैं, मरीजों का मसीहा होने की ढोंग रचते हैं, ऑक्सीजन के लिए तिल तिल कर मरते मरीजों का भगवान बनने का पाखंड करते हैं। मिलिए सांसों के इन सौदागरों से। जितनी सामाजिक संस्थाएं थी उन सभी को 10-10 सिलेंडर हम बांट देते, जिससे गरीब की मदद तो हो। जब इंसान की सांस ही नहीं बचेगी तो हम लोग क्या कर लें? कौन मरेगा? हमारे शहर के लोग सांसें किसकी रुकेगी? वो लोग जो आज हमारे बीच में हैं, हमारे भाइयों जैसे हैं। अगर आपको मुझे काला बाजारी या सांसों का सौदा करने से सुकून मिलता तो मुझे कोई दुख नहीं है इस बात का। इन पाखंडियों के आंसुओं पर मत जाइए। इन्होंने सांसों की सौदेबाजी में महारत हासिल कर रखी है। इन पाखंडियों में से एक ललित अग्रवाल है, जो कटिहार में सतीश सिक्योरिटी नाम से दुकान चलाता है। इस गिद्ध ने महामारी में मालामाल होने का नुस्खा ढूंढ निकाला। इसने दूसरों की टूटती सांसों की दौलत की संजीवनी बनाने का महामंत्र ढूंढ लिया है। ऑक्सीजन की काला बाजारी के मकसद से इसने मुंबई से 225 ऑक्सीजन सिलेंडर कटिहार मंगवाए, जिसके लिए इसके पास ना कोई वैधानिक कागजात थे, ना ही कोई परमिशन। सांसों की सौदेबाजी का दूसरा आरोपी है अजय गुप्ता। कहने को तो ये सामाजिक संस्थाएं चलाता है, लेकिन पुलिस को इसके सामाजिक सरोकार से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये भी इस सौदेबाजी में शामिल है। अजय गुप्ता ने ललित अग्रवाल पर गंभीर आरोप तो लगाए, लेकिन खुद को मसीहा बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मामला है, ये सिलेंडर पकड़ा है पुलिस। मैं अजय गुप्ता, लायंस क्लब कटिहार महानगर का प्रेसिडेंट। मैंने ललित अग्रवाल के द्वारा 100 सिलेंडर मंगवाया था। बीच में उन्होंने छोटा छोटा सिलेंडर भेज दिया था, वापस उनको लौटा दिया था। हमने कहा हमारा पैसा वापस कीजिए। तो आज मेरे पास फोन आया कि आपका सिलेंडर आ रहा है, बड़ा सिलेंडर आ रहा है। अब मुझे नहीं पता था क्या सिलेंडर मंगा रहे क्या नहीं, और मैं देख के दंग रह गया। 225 सिलेंडर वहाँ, हमारा तो 100 सिलेंडर ही था। सब जाने बगैर किसी के बारे में कुछ भी आरोप लगा दी ना। चलिए, आप स्वतंत्र हैं किसी के बारे में कुछ कहने के लिए। मुझे आपसे किसी से भी कोई शिकायत नहीं, न कोई पत्रकार बंधु से, न जिला प्रशासन के अधिकारियों से। इनका गुनाह तब और भी गंभीर हो जाता है जब बयान देने के बाद ये दोनों फरार हो गए। तो यह जो चूंकि सिलेंडर जो लाए गए हैं वो गलत रूप से लाया गया है, गलत पेपर बना करके लाया गया है, चूंकि वहाँ फायर के हिसाब से लाया गया था ऑक्सीजन सिलेंडर। तो इसमें बहुत तरह की अनियमितताएं हैं। तो इसमें ये नहीं है या आप कोई इस तरह की कोई कहिएगा हम एनजीओ चला रहे हैं और गलत काम करके चलाइएगा, तो वो काम तो एनजीओ पर भी कार्रवाई होगी। पूरे मामले में पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। उसने ये पता करवा लिया है कि ये खाली सिलेंडर मुंबई से मंगवाए गए थे। पुलिस ने 5 आरोपियों में से एक को गिरफ्तार भी किया है। आपदा में अवसर खोजने वाले सांसों के इन सौदागरों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि दूसरा कोई अजय गुप्ता और ललित अग्रवाल जैसा दुस्साहस नहीं कर सके। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। खबर छपरा से। यहां एक डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन बताया जा रहा है कि गरखा में एक विवाह समारोह में डांसरों के डांस पर जमकर ठुमके लगाए गए। और इतना ही नहीं, दावा यह भी किया जा रहा है कि इस डांस में एक सरकारी अस्पताल के डॉक्टर भी शामिल रहे, जो बिना मास्क के ही ठुमके लगाते नजर आए। इधर इस वीडियो के सामने आने के बाद सिविल सर्जन ने कहा कि अगर जांच में सरकारी डॉक्टर दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। देखो चीज कसती
सरासर गलत है। उन्होंने अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है और मोरल कोड ऑफ कंडक्ट का निर्वहन नहीं किया है तो ये तो गलत है ही, ये तो गलत है। इंक्वायरी की जाएगी, बिल्कुल इंक्वायरी की जाएगी। जैसे मेरे संज्ञान में आएगा, आपने पहली बार मुझे बताया और कहीं मैंने और नहीं किसी मुझसे अभी तक नहीं सुना, मैं कहीं पेपर वगैरह में देखा हूँ। अगर मुझे प्रूफ कंक्लूसिव डेफिनेटली इज कमिंग, अगर प्रूफ डेफिनेटली मिल जाता है देन आई विल। शेखपुरा के जोधन बीघा गांव में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एक शादी समारोह में काफी तादाद में लोग शामिल हुए, कोरोना की परवाह किए बगैर जमकर डांस भी हुआ। हैरानी की बात यह भी है कि प्रशासन भी इस तरह के आयोजन पर रोक लगाने के लिए मुस्तैद नजर नहीं आ रहा है। कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए सरकार ने लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ा दी है, लेकिन जमुई के ग्रामीण इलाकों में लोग और दुकानदार नियमों को तोड़ने में लगे हैं। सदर प्रखंड के मनिअड्डा गांव के चौक का हाल बता रहे हैं हमारे सहयोगी केसी कुंदन। कोरोना महामारी के रोकथाम के लिए लॉकडाउन है और ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा मामले आ रहे हैं, कोरोना मरीज मिल रहे हैं। वैसी स्थिति में जमुई जिले के अगर ग्रामीण परिवेश की बात करें, ग्रामीण इलाके की बात करें, तो यहाँ पर जो दुकानें खोलने का समय जो है सुबह का 4 घंटा, उसके अलावा बाद भी दुकानें खुली रहती है। साफ तौर पर देख सकते हैं जमुई सदर प्रखंड का ये मनिअड्डा गांव है और मनिअड्डा का ये बाजार है और देख सकते हैं कि वहाँ पर किस तरह से यहाँ पर दुकानें खुली हुई हैं। अगर देखा जाए तो वहाँ भी दुकानें खुली हैं, लोग खरीदारी करते आते आ रहे हैं, जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि बगैर मास्क के ये लोग हैं। मास्क कहाँ है आपका? हेलो, मास्क कहाँ है? मास्क है सर, मास्क ले रहे। जैसा कि देख सकते हैं कि अब कैमरा देखकर दुकानें बंद हो गई। वही हालात में अगर पीछे दिखाना चाहूँगा तो जो मनिअड्डा चौक है और ये बाजार है, गांव है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से लापरवाही है। निर्देश है कि दुकानें बंद रहनी चाहिए, लेकिन दुकानें खुल रही। और ताज्जुब की बात है कि गाँव ग्रामीण इलाके में हर दिन केस मिल रहे हैं, हर दिन मामले मिल रहे हैं, लोगों की जाने जा रही है। लेकिन वैसी स्थिति में जब सरकार का निर्देश है कि 4 घंटे के बाद दुकानें बंद कर देनी है, लेकिन यहाँ पर दुकानें जो जमुई जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो यहाँ पर दुकानें करीब करीब दिन भर खुली रहती है। बंद नहीं किया? नहीं, बंद कर रहा है सर। अभी आए मार्केट से, गरीब आदमी। मास्क कहाँ है? मास्क यहीं पर, मास्क कहाँ? यहीं पर है। ऐसे में कहा जा सकता है कि लापरवाही नुकसानदायक होगी और परेशानी बढ़ सकती है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल के कोविड केयर वार्ड में भारी लापरवाही सामने आई है। इलाज के दौरान 45 साल के संजय गुप्ता की वार्ड में मौत हो गई। मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन ने परिजनों को पीपीई किट थमा दिया और खुद शव ले जाने को कहा। मृतक के भतीजे से पीपीई किट पहनकर शव को पैक किया और खुद बाहर निकाला। अस्पताल की ओर से डेथ सर्टिफिकेट और डिस्चार्ज रिपोर्ट देने में भी आनाकानी की गई। लाने जा रहे हैं, कैसे कहाँ से मिला ये? जी देखिए, भारी मशक्कत के बाद हमें कैसे पीपी एक ट्रॉली में की लगता नहीं थी, हमें खुद अपनी बॉडी खुद उठानी पड़ रही है। ये पीपी किट मिली है, मगर ना तो इसमें फेस शील्ड है ना फेस मास्क है। अगर ऐसे ही पीपी किट देना तो इस पीपी किट का मतलब ही क्या है जब हमारा मेन प्रोटेक्शन ही ना हो पाए। तो हम तो मैंने उतार देंगे। आपकी ड्यूटी क्या है? आपकी ड्यूटी क्या है यहाँ, आप ये बताइए। हम लोग का तो लोडिंग अनलोडिंग में ड्यूटी है ना आपकी? मतलब लेकर जाएंगे, लेकर आदमी न रहता है तो जड़ साथ, मतलब जेंट्स है तो जड़ साथ मिलकर लगा दीजिएगा तल्ला। हम लोग को 6 बजे का ड्यूटी है, लेकिन हम लोग तो इमरजेंसी में रह रहे हैं। औरंगाबाद में ड्रोन के माध्यम से शहर में सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। इसकी शुरुआत सांसद सुशील कुमार सिंह ने ड्रोन उड़ाकर की। उन्होंने कहा कि संसदीय क्षेत्र के सभी इलाकों में सैनिटाइजेशन का काम कराया जाएगा। इस ड्रोन के जरिए एक बार में 700 मीटर क्षेत्र को सैनिटाइज किया जा सकता है। शहर का इम्पोर्टेंट बिल्डिंग या रोड को सैनिटाइज करना है ड्रोन की वजह से।
ये ड्रोन 10 लीटर कैपेसिटी का है, इसमें 10 लीटर का सैनिटाइजर भर के हम पूरा शहर स्प्रे। आपने 2 लोगों को मशीन के साथ भेजा और अभी ये शुरुआत होगी और औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के और भी शहरी क्षेत्रों में इस ड्रोन मशीन के माध्यम से सैनिटाइजेशन किया जाएगा। और इसी के साथ अपना बिहार में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड। अब तक देश ने शहरों में कोरोना महामारी का सबसे प्रचंड रूप देखा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पिछले 15 दिनों से गांवों में क्या हालात हैं? आज आपको कई राज्यों के अलग अलग गांव से कोरोना की सबसे सच्ची ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। ये बेहद चिंता का विषय है कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते से मई के दूसरे हफ्ते तक गांवों में कोरोना ने बहुत तेजी से पांव पसारे हैं। देश के गांवों में कितनी तेजी से कोरोना का कहर टूटा है, इसे आंकड़ों में देखिए। महाराष्ट्र में 9 अप्रैल से 9 मई के बीच कोरोना के नए केस 24% बढ़ गए। वहीं उत्तर प्रदेश में इस दौरान कोरोना केस में 14% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में 9 अप्रैल से 9 मई तक कोरोना केस 5% की दर से बढ़े हैं। इसके अलावा गुजरात में सैकड़ों गांव कोरोना से प्रभावित हैं। मेडिकल सुविधाओं के अभाव में लोग जमीन पर लेटकर इलाज करवाने के लिए मजबूर हैं। वहीं बिहार के गांव में कोरोना के मामलों में चिंताजनक रूप से 23% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कोरोना की दूसरी वेव आएगी, इसके बारे में इसी मंच से बार बार शब्दों में, अलग शब्दों में जागृत किया गया। 20% सीरो पॉजिटिविटी है, 80% लोग वल्नरेबल हैं, वायरस कहीं गया नहीं है, दूसरे देशों में भी वायरस उभर के वापस आता है। ये चेतावनी, ये थॉट हमेशा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 17 मार्च को इमर्जिंग सेकेंड वेव के बारे में देश को बिना पैनिक क्रिएट करते हुए कन्वे किया कि हमें इससे लड़ना है। शहरों में कोरोना की दूसरी लहर ने आंसुओं का सैलाब ला दिया था, लेकिन अब गांवों में भी कोरोना का दर्द आंखों से दरिया बनकर बह रहा है। गुजरात के डांग जिले की वानसदा तहसील का ये सुखाबारी गांव है। कोरोना ने जब यहां का रुख किया तो मेडिकल सुविधाएं और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहले ही सरेंडर कर चुके थे। लिहाजा सरकार ने आइसोलेशन सेंटर बनवाकर लोगों का इलाज करने की कोशिश की, लेकिन हकीकत आपके सामने है। पेड़ों के नीचे पॉलिथीन या दरी गद्दे बिछाकर लोग कोरोना का इलाज करवा रहे हैं। पास में एक पीएचसी यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है, लेकिन लोग वहां नहीं जाते क्योंकि इलाज के नाम पर वहां कुछ है ही नहीं। તમારે સરકાર છે ને એટલું કહેવું છે કે દરેક ગામમાં જે શોભાના ગાંઠિયા પીએચસી સીએચસી બનાવેલા છે ત્યાં અંદર એમબીબીએસ ડોક્ટર આપો, ટ્રીટમેન્ટ આપો, જેથી કરીને આ ગરીબ લોકોને ત્યાં ગામની અંદર સેવા મળી રહે, ટ્રીટમેન્ટ મળી રહે અને લોકો સ્વસ્થ થાય। शहरों के मुकाबले गांवों में स्वास्थ्य सेवाएं हैं ही नहीं, इसीलिए कोरोना वायरस बढ़ने के बाद गांवों की बदहाली तय थी। गुजरात सरकार ने प्राइमरी स्कूलों में आइसोलेशन सेंटर बनाने के निर्देश दिए थे, लेकिन इलाज के नाम पर प्राथमिक सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है, इसलिए ऐसे आइसोलेशन सेंटर खाली पड़े हैं। जाहिर है, न दवा है, न डॉक्टर और न बेड, फिर लोग यहाँ क्यों आएंगे? सरकारी आंकड़ों के मुताबिक गुजरात में 18,000 गांवों में 15,275 सेंटर बनाए गए। 15,000